हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज के बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज प्लानिंग। और हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि आज हम बस करेंगे इसका अपना लास्ट टॉपिक और उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये आखिरी टॉपिक आखिरकार कौन सा है। हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, और अभी जस्ट लास्ट क्लास में हमने इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा। बट ये प्लानिंग होती कैसे है, यानी कि वो कौन कौन से प्लान्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लान्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज के अंदर, जिसका नाम है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। अब दोनों ही अपने नाम से अपना काम बताते हैं। भाई, सिंगल यूज प्लान एज द नेम सजेस्ट कि ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिनको आप एक बार बनाते हो और दूसरी एक्टिविटी के लिए फिर आपको दोबारा इनको बनाना पड़ेगा। यानी कि ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक सिंगल यूज प्लान है, ये सिंगल टाइम यूज होने वाले प्लान होते हैं। बट अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग यूज प्लान की, तो स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार इन प्लान्स को प्रिपेयर किया, आप उसे फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल यूज प्लान्स डेवलप फॉर द वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। यानी कि सिंगल यूज प्लान कौन से प्लान है जिनको आपने एक बार बनाया एक इवेंट और एक प्रोजेक्ट के लिए, और जैसे ही वो इवेंट और प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा इवेंट आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको दूसरा प्लान प्रिपेयर करना होगा। These plans are suitable for the non-recurring situations. ये प्लान्स नॉन रेकरिंग सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन रेकरिंग सिचुएशंस का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशंस जो कभी कभी फ्यूचर में अराइज होती है, यानी कि जो सिचुएशंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली है, ऐसे सिचुएशंस के लिए ही हम सिंगल यूज प्लान का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। इन प्लान्स की जो ड्यूरेशन है वो उनके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने प्लान बनाया है उसी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा कि ये प्लान कब तक वर्क करेगा। अब ये कौन कौन से प्लान्स होते होंगे, तो अभी जो हम प्लान्स पढ़ने वाले हैं उसमें से बजट और प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करें स्टैंडिंग यूज प्लान्स की, तो दीज आर यूज फॉर द एक्टिविटीज अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये उन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक्टिविटीज जो रेगुलरली होती रहती हैं। एंड दीज आर सुटेबल फॉर द रिकरिंग सिचुएशंस। रिकरिंग मतलब वही जो लगातार रिपीटेडली होता रहता है, यानी कि जिन एक्टिविटीज को आप बार बार परफॉर्म करते हो और जिसके लिए आपको बार बार प्लान्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप स्टैंडिंग यूज को इस्तेमाल कर सकते हो। These are developed once and can be modified time to time. अब ये ऐसे होते हैं कि आपने इन प्लान्स को एक बार बना लिया, अब आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, बस कुछ चेंजेस करके, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता है कि चेंज होता रहता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको आज मैं जो क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तब भी यही चैप्टर्स थे, जब आज आप पढ़ रहे हो तो भी ये चैप्टर्स है। यानी कि ये चीजें बदली नहीं है। बट हाँ, सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ चेंज करता है, कुछ एडिशन होता है तो कुछ डिलीशन होता है, तो बस उन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। अदरवाइज कंटेंट हमने पढ़ा, वही कंटेंट आप पढ़ रहे हो, यानी कि जो करिकुलम है वो एक बार डिसाइड हो चुका है, बस उसमें टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो ये प्लान से बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर हमने इनको एक बार बना लिया है, बस टाइम टू टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते रहते हैं। तो इनमें कौन से प्लान्स इंक्लूड होंगे? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। तो ये चार तरीके के प्लान्स हैं जो स्टैंडिंग यूज प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ आ चुका होगा आपको कि सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं, जो एक ही बार बनाए जाते हैं, एक ही बार इस्तेमाल किए जाएंगे। नॉन रेकरिंग सिचुएशंस के लिए होंगे, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जो फ्यूचर में बार बार रिपीट नहीं होती है। ये इन प्लान्स की ड्यूरेशन इनके प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करेगी कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये प्लान चलेगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए आप अनदर प्लान प्रिपेयर करोगे। इसके अंदर आता है बजट और प्रोग्राम। स्टैंडिंग यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनको हम एक बार डेवलप करते हैं, लेकिन रेगुलरली उसका हम इस्तेमाल रिपीटेडली इन फ्यूचर कर सकते हैं। ये रिकरिंग सिचुएशंस के लिए होते हैं, यानी कि वो सिचुएशंस जो फ्यूचर में रिपीट होती रहती है, इनको हम एक बार बनाते हैं और बार बार इनके अंदर बस कुछ चेंजेस करके यूज कर सकते हैं। इनके अंदर जो प्लान्स इंक्लूड होते हैं वो कौन से हैं?
पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल। बट इन 6 प्लान्स के अलावा भी 2 प्लान्स ऐसे और हैं जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो वो 2 प्लान्स कौन से हैं? वो 2 प्लान्स है स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव, जो ना तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग यूज प्लान है। तो हमें ये पूरे 8 के 8 प्लान्स जो हैं वो डीपली स्टडी करने हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 इन सभी प्लान्स को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्लान जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता होता है कि क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि हमारे लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव, हम जो अपने एम सेटअप करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को आप कह सकते हो कि हमारी मंजिल, हमारा डेस्टिनेशन, जिसके बारे में हम सोच तो आज रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। कुछ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो कुछ डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो कुछ होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है कि इन फ्यूचर हम क्या हासिल करना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? They define the future state of affair which the organization strives to achieve। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं हमारा फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर, जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करता है। स्ट्राइव्स टू अचीव को आप ट्राइज टू अचीव भी लिख सकते हो। अगर आपको स्ट्राइव्स याद करने में प्रॉब्लम है तो आप जगह पर ट्राइज टू अचीव भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमें किस बारे में बता रहा है कि इन फ्यूचर हम क्या अचीव करना चाहते हैं। So these are the end point of planning। मैंने अभी आपको कहा ना कि ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी कि जहां तक हमें पहुंचना है। आपने एक टिकट खरीदी है किसी जगह पर जाने की, तो उस टिकट के ऊपर जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वही आपका ऑब्जेक्टिव है कि वहां तक आपको पहुंचना है। लाइकवाइज आपने भी अपनी कंपनी के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो जब उस ऑब्जेक्टिव को आप हासिल कर लोगे, इसका मतलब वहीं पे उस चीज की प्लानिंग खत्म होती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है द एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। They specify what the organization wants to achieve। अब हम ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार ये चीज हमें हासिल करनी है। आप कहते हैं ना, I want to become a chartered accountant, I want to become a teacher, I want to become a manager, I want to become a CEO of a company। तो जब आप ये बता रहे हो ना कि यार आपको ये बनना है या आपको ये चीज चाहिए कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो यहाँ पे जब भी आप ये चीज स्पेसिफाई कर रहे हो कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, आपने अपनी जिंदगी में ये एक एम सेटअप कर लिया है, ये ऑब्जेक्टिव बना लिया है, दैट मीन्स आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको क्या अचीव करना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब एक कंपनी कहती है कि हमें इस मंथ के एंड तक 1000 यूनिट्स बनाकर बेच देनी है, तो इसका मतलब यहाँ कंपनी आपको बता रही है कि उसे क्या चाहिए। कंपनी ने आपको बताया कि इस साल हमें 5 लाख का प्रॉफिट करना ही करना है, तो यहाँ पे कंपनी ने भी आपको बताया कि उसको क्या चाहिए। सो इट ऑलवेज स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। These focuses on the broad general issues। अब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा आपकी कंपनी के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ही फोकस करता है कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे लेकर जाओगे। They serves as a guide for the overall business planning। और ये पूरी आपकी बिजनेस प्लानिंग के लिए क्या है? एक गाइडलाइन है। जब आपको पता चल गया ना कि यार मुझे यहां तक पहुंचना है, याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है कि मुझे इस जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपको इंटरव्यू देने के लिए किस लोकेशन तक पहुंचना है, तो आपने अपने गूगल मैप के ऊपर उस डेस्टिनेशन की लोकेशन डाली, तो नेविगेशन ने आपको सारी डायरेक्शन देनी शुरू कर दी, यानी कि वो आपके लिए गाइड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि ये आपकी ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के लिए आपके लिए गाइड की तरह सर्व करेगा कि आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो 5 लाख का प्रॉफिट अब कैसे कमाया जाएगा उसके लिए आप फर्दर प्लानिंग करोगे, तो ये आपके लिए एज अ गाइड वर्क करेंगे। सो दीज आर नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव बताने होंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में। कैसे? अब जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं या आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम 12th क्लास में कितने मार्क्स लेकर आओगे, तो आप कहते हो बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। अरे बहुत अच्छे की क्या डेफिनेशन है? बताओ ना, बहुत अच्छे का मतलब क्या है? किसी के लिए बहुत अच्छे तो 33 नंबर भी है,
किसी के लिए अच्छे 27 भी है, किसी के लिए 40 नंबर्स भी अच्छे हैं, और किसी के लिए तो 80 में से 70 भी कम होते हैं। तो बहुत अच्छे की तो बच्चे कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वहीं पे अगर आपने उनको कह दिया कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं इस बार 80 में से 70 आएंगे ही आएंगे, तो आपने उन्हें एक वैल्यू दे दी है जिससे आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ आप उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए हो या नहीं पहुंच पाए हो, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुमने उनको कह दिया कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अब बहुत अच्छे में उन्होंने सोचा कि अच्छा बच्चा इस बार 80 में से 70 तक तो ले ही आएगा, बट तुमने हासिल करे 40 मार्क्स। अब उन्होंने पूछा अरे तुमने तो कहा था कि अच्छे नंबर लेकर आओगे, तो तुमने कहा अच्छे ही तो लाए हैं, मेरे लिए तो 40 बहुत है, 40 बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने एक्सक्यूज दे दिया ना, क्यों? क्योंकि मेजरेबल था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए, ताकि हम एट द एंड ये मेजर कर सके कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था हमने उसे अचीव कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू कैप्चर 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन अपकमिंग 2 years। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बता दिया कि उसे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 40% ऑफ मार्केट शेयर कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि 40% मार्केट शेयर चाहिए और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता होगा, बताइए। हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है। यस, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप चाहो तो वो एक पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अब स्ट्रैटेजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, मतलब इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, फ्यूचर डिसीजन, डायरेक्शन एंड स्कोप, तो यही आपको हेल्प करेगा इस प्लान को अगर केस स्टडी में आता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि आपने देखो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्टिव को आप हासिल कैसे करोगे उसके लिए भी तो आप आगे प्लान बनाते हो ना। तो यानी कि आपकी क्या नीति रहेगी। अब मैं मतलब थोड़े सा हिंदी में इस चीज को बोल रही हूँ कि क्या आप षड्यंत्र रचेंगे अपने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। आपने गोल तो सेट कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया कि भैया 40% मार्केट शेयर कैप्चर करना है, बट उस 40% मार्केट शेयर तक पहुंचने के लिए आपने आप क्या क्या चीजों को अपनाओगे, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, तो कौन कौन से आप डिसीजन लोगे, बेसिकली वो बताएगी आपकी स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए कहा गया दैट स्ट्रैटेजी आर द फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। यानी कि स्ट्रैटेजी बताती है आपके वो फ्यूचर डिसीजन कि अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन से रास्ते पर चलेगी कुछ लंबे समय तक, क्योंकि उसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आप एक डायरेक्शन को चूज करते हो और उसी से रिलेटेड अपने कुछ डिसीजंस लेते हो, ठीक है। So it is a comprehensive plan which includes 3 dimensions। तो बेसिकली ये एक comprehensive plan है, यानी कि ये बहुत आसान चीज नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना तो आसान है, बट उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सोच विचार करके हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि वही हमारी हेल्प करेगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एक लंबे समय के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिटरमाइन करना है, यानी कि इस स्टेप के लिए आपने ये वाला प्लान प्रिपेयर किया। देन अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। याद करो प्लानिंग प्रोसेस कि हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाई करते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि रास्तों को ढूंढते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली सिलेक्शन वाला पॉइंट ही कह रहे हैं कि आपको अडॉप्ट करना होगा अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने प्लानिंग प्रोसेस तो आपने फॉलो कर ली और वहीं से आपने कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया होगा। अब हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के बेसिस पर वी विल एलोकेट द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, रिसोर्सेज को बांटना शुरू करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पाए, ठीक है। सो बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बिजनेस एनवायरनमेंट नीड टू बी कंसिडर्ड। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करना होगा। कैसे? भाई देखो, आपने क्या किया, आपने किसी से हेल्प ली, आपने किसी से एडवाइस ली कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, बताओ ये ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव कर सकते हैं, हमने आपको भी देखा ये काम करते हुए।
तो उसने जो काम किया था वो आज से 5 साल पहले किया था। अब आप 5 साल बाद उसी काम को करने जा रहे हो, तो सिचुएशन बदल चुकी है। यानी कि मैं कहूंगी कि बहुत जल्दी जल्दी हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने से पहले, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। So for example, a company's market strategy has to address the certain question. तो सपोज करो कि कोई कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी बना रही थी, तो उसके अंदर उसने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। कौन कौन? व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि फिलहाल हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या चल रही है। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, हमने क्या प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो की हुई है इस टाइम पे। Who are the customers, इस टाइम पे हमारे कस्टमर्स कौन कौन से हैं। हाउ डू वी एडवर्टाइज फॉर द प्रोडक्ट, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स उसको ढूंढने होंगे, जिसके बेसिस पर उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, बनाई जाएगी। ठीक है। सो ये था हमारा स्ट्रैटेजी का प्लान। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा कि ये हमारे लिए फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिसको हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इसको हासिल करने के लिए हम बनाएंगे अपने लिए स्ट्रैटेजीज। ठीक है। तो चलिए, ये दो प्लान्स तो बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं, अब आगे के प्लान्स पढ़ते हैं। अब हमारा जो थर्ड प्लान है वो है पॉलिसी। अब पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारी ये लोकल शॉप्स पे जब आप विजिट करते हो तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, आज नगद कल उधार, लिखा होता है ना, फिक्स्ड प्राइस। ये जो चीजें ये लोग लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी पॉलिसी है कि जब भी वो अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं तो वो फिक्स्ड प्राइस रखते हैं, या फिर वो किसी भी तरीके का आपको क्रेडिट अलाउड नहीं करते, यानी कि उधार पे सामान नहीं बेचते हैं। तो इस तरीके से हर कंपनी के अंदर कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं। तो पॉलिसीज बेसिकली क्या हैं, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चे, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना डेफिनेशन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग दोनों ही तरीके से टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट में आए चाहे वो केस स्टडी के लिए आए। तो जो हम केस स्टडी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है ना, अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको थोड़े दिनों बाद अगर डायरेक्टली केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अराइज होगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्ट्रैटेजी होती है हमारे फ्यूचर डिसीजंस, तो पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना है। ठीक है। सो पॉलिसी क्या है, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज द एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जब मैंने ये बोला ना, आज नगद कल उधार, तो इसका मतलब आपको एक स्टेटमेंट मिल गई है, हर किसी के लिए वो स्टेटमेंट सेम है। आपको पता है कि जब भी आपको डील करना है अपने कस्टमर के साथ तो आपको इसी तरीके से डील करना है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। So it guides to the managerial action and decision and implementation of strategy. तो अब जब आप आगे कोई भी एक्शन करोगे, यानी कि कोई भी आप काम करोगे अपने बिजनेस के अंदर, या फिर आप स्ट्रैटेजी को जब बनाने जा रहे होगे, तो इन पॉलिसीज को आप जरूर माइंड में रखोगे कि हमने पॉलिसीज क्या बना रखी है। पॉलिसीज आर फॉर ऑल द लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। पॉलिसीज सबके लिए होती है, हर एक लेवल के लिए पॉलिसी हो सकती है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी हो सकती है। और ये जो पॉलिसीज होती हैं ये मेजर पॉलिसी से लेकर माइनर पॉलिसीज तक जाती हैं। अब मेजर पॉलिसीज का मतलब क्या है, मेजर पॉलिसीज होती हैं वो पॉलिसीज जो सबके लिए जाननी जरूरी है, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या जिन भी और लोगों के साथ हम डील करते हैं, उन सभी के लिए मेजर पॉलिसीज होती हैं। बट जनरली जो हमारी माइनर पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होती हैं, यानी कि वो लोग जो हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो कंपनी के अंदर है, सिर्फ उन्हीं लोगों को माइनर पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। It defines the broad parameters within which a manager may function. अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं ये लाइन बोलूंगी कि ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसको हमें पार नहीं करना है, यानी कि एक मैनेजर को ये बता दिया गया है कि भाई देखो ये है एक लाइन जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है, इसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आपको काम करना होगा। ये वो लिमिटेशंस है आपकी जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट गिव क्रेडिट टू द कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर्स को क्रेडिट नहीं देते हैं। वी डील विद द होलसेलर्स ओनली, हम सिर्फ होलसेलर्स के साथ ही डील करते हैं। ये कुछ पॉलिसीज हैं जो कंपनीज, ये कुछ पॉलिसी है जो कंपनी बनाती है। जैसे कोई कंपनी कहती है कि हम अपने यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही अपॉइंट करते हैं, तो ये उनकी पॉलिसी है।
तो इस तरीके से हर कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। सो पॉलिसी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर्स क्या है? स्टेप है। अब जैसे कि अब जैसे सपोज करो कि आपको एक चाय बनानी है, तो यार चाय बनाने का भी तो एक प्रोसीजर होता है ना। आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हो चाय बनाने के लिए। आपको कपड़े धोने हैं यार, तो कपड़े धोने के लिए भी तो एक स्टेप परफॉर्म करोगे ना, कि भैया आप अपनी मशीन में पहले पानी भरोगे, उसमें सर्फ डालोगे, उसका जो प्रोसेसर है उसे घुमाओगे, फिर उसके अंदर गंदे कपड़े डालोगे, वो घूमेगा 4 से 5 मिनट तक, फिर उसके बाद आपको धुले हुए कपड़े मिलेंगे, उसको स्पिनर में डालोगे, फिर उसको भी आप एक बार घुमाओगे, तब आपको आपके कपड़े धुले हुए और सूखे हुए मिल जाएंगे। अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है फिर तो कुछ नहीं करना, भिगोया देवर हो गया वाली कहानी है। तो यानी कि जब कोई भी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, सपोज तो आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर उस बिस्किट के बनने के भी तो कुछ प्रोसीजर होगा ना, कि पहले ये स्टेप होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के जो रूटीन स्टेप्स होते हैं, हम उसको यहाँ पर प्रोसीजर्स कहते हैं। सो प्रोसीजर्स क्या है? रूटीन स्टेप्स हैं ऑन हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटीज, यानी कि किसी भी काम को कैसे करना है, उसके स्टेप्स को, उसके रूटीन स्टेप्स को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ये पूरा आपको एक डिटेल तरीका बताते हैं कि किस तरीके से कोई काम किया जाएगा। These are specified in chronological order. Chronological order का मतलब क्या होता है? Sequential, यानी कि सीक्वेंस में आप इसको फॉलो करते हो वन आफ्टर वन। जैसे कि हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी, वो एक सीक्वेंस में थी ना, इसी तरीके से जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी सीक्वेंस में होते हैं। These are generally meant for the insiders to follow, और जनरली जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सिर्फ जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। अब इन दोनों का एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? प्रोसीजर्स आर दी स्टेप्स। प्रोसीजर्स क्या है? ये तो स्टेप्स हैं टू बी कैरिड आउट, जिसको हम परफॉर्म करते हैं विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखो, इन्होंने आपको एक लिमिटेशन बता दी, इन्होंने आपको बता दिया कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब आप उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करोगे, ठीक है। यानी कि उन लिमिटेशन, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर आपको जो काम करना है वो तो प्रोसीजर्स हैं, और वो जो आपको लाइन उन्होंने बता दी है, एक लिमिटेशन दे दी है, वो है आपकी पॉलिसी। तो इन दोनों का आपस में यही एक रिश्ता है कि यहाँ पर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पॉलिसीज को ध्यान में रखकर परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हो, तो आपने एक प्रोसीजर्स का सेट कर रखा है। पहले आप एप्लीकेशंस को देखोगे, रिटन टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, डेमो लोगे, तो इस तरीके से आपने एक प्रोसीजर सेट कर रखा है। तो इस तरीके से कंपनी के बहुत सारे प्रोसीजर्स अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हो सकते हैं। तो दोनों क्लियर हो गए कि पॉलिसीज क्या होती हैं? जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वहीं पर प्रोसीजर्स वो स्टेप्स हैं जो आप पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करते हो, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट 4 प्लान्स, जिसमें हमारे पास है मेथड, रूल, प्रोग्राम और बजट। अब जो हमारा 5th प्लान है जिसका नाम है मेथड, क्या हम मेथड पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इससे पहले भी मेथड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। याद करो, कहां पढ़ा था आपने? सो बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। चैप्टर नंबर 2 जहां हमने पढ़ी थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वहां पर हमने मेथड स्टडी को पढ़ा था। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मेथड का प्लान भी कहता है कि मेथड का मतलब क्या होता है? तरीके, कि आप किसी भी काम को किस तरीके से खत्म करते हो, उसे उसका मेथड कहा गया। अब जैसे कि हम कहते हैं कि हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हर किसी का पढ़ाने का मेथड अलग अलग है। जो ये टीचिंग मेथड्स होते हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। और इसी तरीके से कोई एक सब्जी अगर बनाई जा रही है घर के अंदर, तो हर मम्मी उस सब्जी को अलग अलग मेथड से बना सकती है, पर हाँ, स्वाद तो मम्मियों के हाथ का बिल्कुल स्वादिष्ट ही आता है। तो यहाँ पर मेथड्स को भी कहा गया दैट दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म, यानी कि ये वो तरीके हैं जो प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि बताए जाते हैं कि किसी भी टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, ये उसके प्रिस्क्राइब्ड वेज हैं। These vary from the task to task। अब ये अलग अलग होते हैं, हर टास्क टू टास्क ये आपके जो मेथड्स होंगे वो चेंज होंगे।
Selection of proper method saves the time, money, efforts and increases efficiency. अगर आप एक सही मेथड का सिलेक्शन करते हो, देखो किसी भी काम को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो हमें टेलर ने भी कहा था कि किसी भी काम को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बट हमें फाइंड आउट करना है वन बेस्ट मेथड जो क्या करेगा, हमारे टाइम, मनी, एफर्ट्स, इन सभी चीजों को सेव करेगा। और जब टाइम, मनी, एफर्ट्स तीनों चीजें सेव होने लग जाएंगी तो उससे हमें क्या मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी। तो बस हमें यही हासिल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है। अब देखो आपके यहाँ पे 3 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। अगर आप ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहते हो तो उनके लिए आपको अलग मेथड का सिलेक्शन करना होगा। वहीं पे अगर आप मिडिल लेवल मैनेजर्स को ट्रेन करना चाहते हो या वहां के एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग मेथड सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास ना ट्रेनिंग के बेसिकली 2 मेथड होते हैं जिसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं बस आज। ऑफ द जॉब मेथड एंड ऑन द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड का मतलब होता है जहां पर लर्निंग बिफोर डूइंग। ऑफ द जॉब मेथड के लिए हम कहते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हम उसे सीख रहे हैं। जैसे कि मुझे आज रात को स्पेशल एक डिनर रेडी करना है, तो डिनर को रेडी करने से पहले मैंने YouTube से पूरा ट्यूटोरियल लिया, किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने का मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल लिया उसके अंदर और पूरा सब कुछ मैंने सीख लिया। तो ये था लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी कि उस काम को करने से पहले मैंने उस चीज को सीख लिया। बट वहीं पे ऑन द जॉब मेथड का मतलब क्या होता है, लर्निंग व्हाइल डूइंग। अब लर्निंग व्हाइल डूइंग का मतलब क्या है, वहीं पे मेरी मम्मी मेरे साथ में खड़ी हो गई हैं और मुझे साथ साथ ट्रेन कर रही हैं कि अब नमक डालो, अब मिर्च डालो, अब ये सब डालो। तो यहाँ पर वो मुझे, यानी कि यहाँ पर मेरा मास्टर मेरे साथ खड़ा हुआ है और मैं हूं उनकी ट्रेनी, जहां पर वो मुझे ट्रेन कर रही हैं उस काम को करने के लिए, यानी कि मैं काम कर भी रही हूं और मैं सीख भी रही हूं। तो इसे बोलते हैं लर्निंग व्हाइल डूइंग, यानी कि ऑन द जॉब मेथड। तो कंपनीज के अंदर भी ये ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको ऑपरेशनल लेवल को ट्रेन करना है तो आप ऑन द जॉब मेथड्स को यूज करोगे, और वहीं पे अगर आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर लोगों को ट्रेन करना है तो उनके लिए यूज किए जाते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स। तो देखा, हमारा काम तो वही है ना कि हमें एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है, बट मेथड अलग अलग हो गए। ठीक है, सो मेथड का प्लान क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज रूल। अब भाई रूल बनाने तो बहुत ही जरूरी है। सो रूल के लिए मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली हम इसके डेफिनेशन पे ही चलते हैं। These are the specific statements that inform what is to be done. Rules हमेशा strictly आपको ये बता रहे हैं कि क्या काम करना है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है specific statements. They don't allow for any flexibility or discretion, यानी कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, जैसा बना दिया गया है रूल आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। बस हाँ, मन में तो तुम्हारे यही आ रहा होगा that rules are meant to be broken, है ना, रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, बट बनाए जाएंगे तभी तो तोड़ोगे। रूल रिफ्लेक्ट सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो रूल आपको ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एंड बट द रिजिड प्लान। तो रूल सबसे सिंपल प्लान होता है क्योंकि इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने एक बार रूल बना दिया, सब लगातार उस रूल को फॉलो करेंगे। बट ये रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों? कि आप इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको कहा गया कि ऑफिस में सभी लोग 8 बजे रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आप लोगों की सैलरी डिडक्ट होगी या आपको पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी उन्होंने पेनल्टीज जो भी उन्होंने रखी हुई होंगी उस रूल को ब्रेक करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस। आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो रूल्स के तो न जाने कितने सारे एग्जांपल्स हैं। तो रूल बेसिकली हमें क्या कहता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रोग्राम में वो सबसे बड़ा प्लान होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। अभी हम बात करते हैं ना प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव भी होंगे, स्ट्रैटेजी भी होगी, कुछ रूल्स भी होंगे, पॉलिसीज भी होंगी, प्रोसीजर्स भी होंगे और बजट भी होगा उस प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम को कहा गया that these are the detailed statements about a project which outlines the, तो ये किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। the objectives, policies, procedures, rule, task, human and physical resources and budget to implement any course of action।
यानी कि आप जो भी काम आपने सोचा होगा यहाँ पर, उस काम को करने के लिए यहाँ पर आप सारे प्लान्स को इन्वॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि सपोज करो जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं शॉपिंग मॉल का, तो आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, आपके स्ट्रैटेजी होगी, उसके अंदर आपने कुछ पॉलिसी बनाई होगी, प्रोसीजर सेट किए होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इन सब चीजों की आपको जरूरत होगी, कुछ रूल्स भी होंगे, और इस पूरे मॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका एक बजट भी होगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर आपके सारे प्लान्स इंक्लूड हो जाते हैं और इसके अंदर माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी जो होती हैं वो निकलकर सामने आती है, यानी कि हर छोटी से छोटी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो प्रोग्राम होता है हमारा सबसे बड़ा प्लान। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में वही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। उसके बाद लास्ट प्लान आता है हमारा बजट। अब बजट भी हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, हम बजट तो हमारा रोज ही का काम है यार, कि हम अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और देखते हैं हमारे पास से सिर्फ 100 रुपए निकले, तो भैया आज का हमारा बजट क्या है, ये 100 रुपए, हमें इसी के अंदर रहकर अपना गुजारा करना है, ये हमारा रेवेन्यू है और इसी से जुड़े हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे। ठीक है, सो बजट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये होती है एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। भाई आप यहाँ पर कोई भी काम देखो बिजनेस के अंदर क्वालिटेटिव टर्म्स में हम नहीं करते, हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही करते हैं। तो जब भी बजट बनाया जाता है तो वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से ही बनाया जाएगा ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखो बजट ना हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है। आप अपने यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हो एक इवेंट, तो आप उस इवेंट का एक बजट बनाते हो, पहले से ही आप कॉपी पेन लेके बैठ जाते हो कि अच्छा इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, यहाँ से पैसा आएगा, और खर्चों की डिटेल्स भी आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो जो इवेंट आपको आज से 10 दिन बाद ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए आपने प्रिपरेशन अपनी स्टेटमेंट बनानी आज ही से शुरू कर दी है। बट हमेशा जरूरी थोड़ी होता है कि जितना आपने एस्टिमेट बनाया है वैसे ही बजट आपका होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट वो हमारे लिए गाइडलाइन होती है कि हमें उसके अंदर रहकर ही काम करना होता है। सो बजट हमेशा एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रहेगी उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होगा। इट क्वांटिफाइज द फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने कहा ना कि आपने कॉपी पेन लेके आपने लिखना शुरू कर दिया कि क्या एस्टिमेट्स होंगे आपके इन फ्यूचर, तो ये हमेशा फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स को ही बताते हैं। ये कंट्रोल डिवाइस है। जब मैंने आपके सामने ये रख दिया कि देखो आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप जो भी अपने खर्चों को यहाँ पर लिखोगे, आप उस 20 लाख की जो फिगर है वो आपके माइंड में घूमती रहेगी कि अच्छा सिर्फ 20 लाख रुपीज है, 20 लाख रुपीज है, और जैसे आपके खर्चे 18 लाख 18,50,000 इस तक पहुंचेंगे तो वहीं पे आपका पेन चलना बंद हो जाएगा कि नहीं अब हमें चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देना है। तो ये हमेशा एक कंट्रोल डिवाइस की तरह होता है। अब जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स बजट बना है ना, अब सेल्स बजट क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप कितनी सेल करने वाले हो, ठीक है। तो जब आपने सेल्स बजट अब बना लिया होगा, आपके माइंड में हमेशा वो एक फिगर रहेगी कि अच्छा हमारा मंथ का जो टारगेट है सेल का वो इतना है। तो अब हम अगर उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अब हमें अपने क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज को, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना होगा। तो ये आपको कंट्रोल्ड रखता है, तो इसीलिए बजट को एक कंट्रोल डिवाइस कहा गया। इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स द फोरकास्टिंग। अब क्योंकि देखो आप यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात करते हो ना, तो जब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो तो फ्यूचर फोरकास्टिंग पर ही बेस्ड होता है। तो क्योंकि हम जो बजट बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, तो इसलिए बजट के अंदर फोरकास्टिंग है। तो एग्जाम्पल आपका कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट कुछ भी हो सकता है। ये थे हमारे टोटल ऑफ 8 प्लान्स जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, देन मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। और पूरे के और 8 के 8 प्लान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे लोग अपनी बुक में से एक बार ये सारे प्लान्स को आपको एनसीईआरटी में से रीड करना है और पूरी डिटेल लेनी है इन प्लान्स के बारे में, ठीक है। और आज हुआ हमारा ये चैप्टर भी खत्म। तो हमारा जो टारगेट था हम उस टारगेट को फॉलो करते जा रहे हैं। अपनी जो प्लानिंग है हमारी, वो प्लानिंग हमारी बहुत अच्छे से चल रही है और हमने टोटल नंबर ऑफ 4 चैप्टर्स आज के दिन खत्म कर लिए हैं। अब आपका ये काम है कि आपको करना है फॉलो अप कि आप कहां तक पहुंचे हैं। और मैं भी पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज या फिर एक टेस्ट वेस्ट में लेकर आऊं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था चैप्टर नंबर 3 के टाइम पर भी। सो बहुत जल्द एक टेस्ट आने वाला है, तो बस आप अपनी तैयारी रखिए, टेस्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। सो बच्चे लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।